मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कॉर्पोरेट्स में या फिर कहीं में, बोलने की वजह से तुम्हारे काफी सारी चीजें सॉल्व होती है और काफी सारी चीजें तुम अपने ऊपर ले लेते हो। मतलब अगर वाणी अगर आपकी कंट्रोल में है तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, वाणी अगर आपके कंट्रोल में है तो 100 में से आप 70% जो आपके इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है आप उससे कंट्रोल कर सकते हो। सेल्स प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं तो दिमाग में आता है बड़ा टेंशन वाला काम। और कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं सेल्स के नाम से। लेकिन आज हम जानेंगे कैसे एक सेल्स प्रोफेशनल ने खुद को इन कठिनाइयों से ऊपर उठाया और सफल करियर के साथ अच्छा जीवन जिए। राइट। स्वागत करते हैं आप सबका मनोज सिंप्लीफाई शो के एक नए एपिसोड में। और आज इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए है मिस्टर गजानन, मुंबई से, जो कि सेल्स प्रोफेशन में पिछले 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो स्वागत है गजानन आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं कि विपासना ध्यान विधि की शुरुआत आपके जीवन में कब और कैसे हुई? विपश्यना की शुरुआत हुई थी 1998 में। जब मैं जस्ट 12वीं एग्जाम्स की हो चुकी थी, तब मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था। सजेशन इसलिए था कि घर में थोड़ा सा टेंस एटमॉस्फेयर था, जैसे हर फैमिलीज में होता है, जैसे मदर एंड फादर की जो आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, उसकी वजह से थोड़ा टेंस एटमॉस्फेयर था। तो उसकी वजह से मेरी पढ़ाई एक्चुअली नहीं हो पाया था वो टाइम पे। तो रिजल्ट्स काफी कम आए थे, जो मार्क्स जो होते हैं वो टाइम पे। तो काफी टेंस में था वो टाइम पे मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था कि एक बार उसने क्या किया था, मेरे दोस्त है जो ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, अभी भी अच्छा दोस्त है। तो वो ऐसा शुरुआत हुआ था मेरा जब 12वीं के बाद, जस्ट वो टाइम पे मैंने किया था। शुरुआत वो वहां से हुई थी। ओके। और ऐसा आपको क्या लगा कि आप पिछले 20 साल से इस विपासना ध्यान विधि को लगातार करते आ रहे हैं? आपको ऐसा क्या चेंज लगा? रियलाइजेशन ये हुआ कि जब वो सही टाइम था कि जब ये अभी 20 इयर्स डाउन द लाइन, या फिर जब मैं सोचता हूँ कि वो साल से मेरे को क्या ऐसा मोटिवेशन था। जो 20 साल जो एज होती है कोई भी, मतलब जनरल एज जो 16 to 18 इयर्स जो होती है, वो एज में आदमी कि ट्रेमेंडस मैन पावर होता है, विल पावर होता है, ताकत बहुत ज्यादा होती है वो टाइम में, और मेहनत करने की भी जिद बहुत होती है। वो टाइम पे अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर अच्छा गाइडलाइन, अच्छा मार्गदर्शन मिले, तो वो अपने जीवन की सीढ़ियां बहुत अच्छे से चढ़ पाता है, क्योंकि फोकस बहुत अच्छा हो पाता है। और वो मैंने चीज वहीं से रियलाइज की कि अगर कोई भी काम करो, आप कोई भी प्रोफेशन हो, वेदर आप स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, कोई भी हो, या वेंडर हो, अगर आपका मन एकाग्र है, आप बैलेंस माइंड है, तो आप अपने काम में पूरा बैलेंस रहोगे। क्योंकि जब कोई भी काम करते हो तो अप एंड डाउन होता ही है, ऐसा नहीं कि हर कोई काम करते हो तो उसमें अप एंड डाउन होता है। कभी आपके मन के हिसाब से होता है कोई चीज, या कभी आपके मन के विरुद्ध होती है। तो वो चीज मेरे को प्रैक्टिसली रियलाइज हुआ। और और पहला जो काम था, मेरे को दिमाग, मतलब मैंने जब किया तो पूरे मैंने आचरण में ही ला लिया था, क्योंकि गुरुजी भी हमेशा कहते हैं कि काम आप एक करो या 50 करो, इट नॉट इम्पोर्टेंट, वो करने के बाद आपने अपने जीवन में कैसे उतारा है। क्योंकि ये विधि मेरे को पहले क्या में समझ में आ गई थी कि इसको हमको जीवन में आचरण करके ही लाना है। और ये हुआ कैसे कि डेली प्रैक्टिस प्रैक्टिस की वजह से हुआ, वो मेरा प्रैक्टिस कभी छोटा नहीं। तो फिर उसके बाद मेरा जो एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ आफ्टर मैं 12th, उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब मेरा जो, क्योंकि मैं स्टूडेंट था जब मैंने किया था 1998 में, और तब से लेके आज तक मेरा ग्रेजुएशन हुआ, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, डिप्लोमा हुआ, तो कभी भी मेरे को मतलब माइंड फोकस था, बैलेंस था। तो मेरे को पढ़ाई में और फिर बाद में जॉब में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उससे, क्योंकि माइंड हमेशा बैलेंस रहता था।
ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और विपासना ध्यान विधि से आपको अपने सेल्स प्रोफेशन में क्या फायदा महसूस होता है, और प्रोफेशनल्स को विशेषकर जो सेल्स में है उन्हें विपासना ध्यान विधि क्यों करना चाहिए? सेल्स में जनरली ये होता है कि अगर आप कोई को बोलते हो कि मेरा सेल्स प्रोफेशन है, तो लोग मतलब जनरली ये कॉन्सेप्ट लोगों के मन में आ गया कि सेल्स वाले झूठ बोलते हैं या फिर बाहर घूमते हैं, गलत प्रोमिसेस करते हैं या फिर सर्विस नहीं दे पाते। तो अगर आप इससे फायदा ये होगा सेल्स प्रोफेशन वाले को कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, जैसे 5 बजे उठो, तो आपका डे पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर आपका 10 बजे कॉल है या फिर 9 बजे कॉल है, तो आप अर्ली डेज उठ जाते हो अर्ली टाइम पे, तो आपको खुद को प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है। क्योंकि सेल्स वाले का जो प्रोफेशन है उसके नंबर्स पे डिपेंड होता है। अगर उसको कोई जो असाइन नंबर दिया जाता है एनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उनको अचीव करना होता है। तो उसके लिए काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि सेल्स का नंबर जो होता है वो हमेशा फील्ड पे जॉब होता है। सेल्स वालों का जो होता है, जैसे हम जैसे फील्ड वाले, तो जब आप बाहर जाते हो सेल्स में, तो रिजेक्शन बहुत आता है। मतलब कस्टमर का जो चैलेंजेस है, उनको उनका सर्विस है वो आप दे नहीं पाते हो, तो रिजेक्शन ही रिजेक्शन काफी टाइम पे आता है, मेरे को भी आता है। लेकिन रिजेक्शन मतलब कोई आपको निग्लेक्ट करता है, कोई आपको बोलता है कि आपने मेरे लिए क्या किया। मतलब मैं अगर सेल्स पर्सन हूँ, मेरे कोई चैनल पार्टनर से वो बोलते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया, या फिर कस्टमर भी बोलता है कि तुम्हारा ये सर्विस अच्छा नहीं है, वो सर्विस अच्छा नहीं। तो वो टाइम पे डिस्टरबेंस बहुत आता है माइंड में सेल्स प्रोफेशन में, क्योंकि वो घर से बाहर होता है। ऑफिस वाले जॉब में जनरली आप ऑफिस में बैठते हो, तो एटमोसफियर कंट्रोल होता है। लेकिन सेल्स जो फील्ड वर्कर्स होते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, उनको काम का तो प्रेशर रहता है, जो सेल्स नंबर आपको दिए गए वो अचीव करना है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट नेचर नेचर होता है। मतलब जैसे बाहर आप धूप में खड़े हो, आप धूप में जा रहे हो, आप बारिश में जा रहे हो, कहीं कहीं कस्टमर का वेट कर रहे हो, अब किसी को आपने अपॉइंटमेंट दिया है, मैं अगर एज अ सेल्स पर्सन हूँ, किसी ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया है विजिट के लिए, वो आधा घंटा पौन घंटा नहीं आता, और बाद में वो आ जाता है। अगर किसी ने मेरे को 1 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है, उसका भी काम होता है, क्योंकि वो किसी वाला होता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसको काम नहीं है, तो वो थोड़ा लेट आता है। अगर वो टाइम पे हमको लगता है कि यार मेरा कोई वैल्यू नहीं है क्या, मतलब जनरली हर किसी के मन में थॉट आता है कि मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे वो आता है। ऐसे नहीं कि वो भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन आप अगर बैलेंस हो, तो आप अपना जो टाइम है एक अपने आनापन पे लगा, वो टाइम पे फोकस रहो कि उससे क्या बात करना है, उससे नाराज नहीं होना है। तो ये चीज आप तभी कर पाओगे जब आप इंटरनली बैलेंस हो। क्योंकि आप इंटरनली अगर आपका मन बैलेंस है, मतलब उसके प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं है, क्योंकि वो आपका कस्टमर है, आपको उसको उसको कुछ प्रोडक्ट दिखाने है, उससे कुछ बात करनी है, और उसी से हमको बिजनेस करना है। तो आपका माइंड हमेशा फोकस रहता है, बैलेंस रहता है। तो ये चीज मैंने रियलाइज की। मैं जनरली ऐसे ही प्रैक्टिस करता हूँ कि अगर नहीं आता तो नहीं आता, तो बाकी की चीजों में बात कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मेरा सेल्स का काम है, वैसा भी जो अंदर बैठा हुआ उसका भी तो काम होता है ना। तो डिस्टरबेंस बहुत कम होता है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि रिजेक्शन जो कि हम सबको फेस करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, तो उसको आप हैंडल कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से जो माइंड में डिस्टरबेंस होता है उसको आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, ताकि एक बैलेंस स्टेट रहे, ये सब चीज से प्रॉब्लम ना हो, जो कि बहुत जरूरी है हर किसी को सीखने के लिए। राइट। तो ये तो हुई प्रोफेशन की बात। पर्सनल लाइफ में आपको इससे क्या फायदा लगता है? और हाँ, पर्सनल लाइफ में इसका फायदा इतना होता है कि अगर जैसे अभी मैं फैमिली पर्सन हूँ, वाइफ है, बेटी है, मदर है, तो अगर फैमिली का जनरली मैंने अपने लाइफ में नोटिस किया, अगर किसी फैमिली का, अगर हर फैमिली का एक जो स्ट्रांग होता है वो उनके फादर होते हैं या फिर मदर होते हैं, वो अगर बैलेंस है, फोकस है, शांत है, अपने काम से लेके सजग है, अलर्ट है, तो उनका फैमिली भी वैसे ही रहेगा। क्योंकि मतलब उसके जीवन में वो आ जाता है, आचरण में आ जाता है लाइफ में, कि वो शांत है, कंपोज है, अपने काम में भी ध्यान देता है, का छोटी छोटी चीजों में घर में तान तनाव नहीं होता है, वो बातों को समझ जाता है। और खास करके
कंट्रोल होता है आपके वाणी पे, क्योंकि फैमिली में भी बोलो या फिर जैसे अगर मैं बाहर जाता हूँ, अगर विवाद जो होते हैं या फिर डिस्टरबेंस होता है, सबसे ज्यादा वाणी से होता है। तो इससे मुझे ये हुआ कि कोई भी अगर समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, आपको समझ में आ जाता है कि कहीं तो ये गलत हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आप रिएक्ट जब किसी चीज के लिए करते हो, तो वो सजग होता है आदमी। मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी मन में आए तो बोल देता है। वो जल्दी अलर्ट हो जाता है कि नहीं, कुछ तो हो रहा है बॉडी में, या फिर अभी कुछ मेरे यहाँ से गलत होने जा रहा है। तो वो आप उसके ऊपर कंट्रोल रहे। और फिर एज अ फैमिली मेंबर अगर मैं देखता हूँ, एज अ फादर, अगर जैसे मैं कंटिन्यूसली करता हूँ, तो जैसे मेरी बेटी है, तो वो आके भी अभी 4 साल की है, उसको नहीं पता, लेकिन वो भी बोल दिया कि बाबा आप साधना करो। तो उसको भी अभी संस्कार जो बोलते हैं हम लोग, संस्कार वो ऐसे ही होते हैं बच्चे के ऊपर कि अपने पापा भी कुछ मेडिटेशन कर दे या साधना कर दे, तो उनको जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होगी, अभी तो 5 साल की है, जैसे अगर वो बड़ी हो जाएगी 10 साल की, 6 साल, जैसे जैसे उसको समझेगा, तो उसके ऊपर भी यही संस्कार होते हैं, घर से भी संस्कार होते हैं। और ऐसे फैमिली का भी एटमोसफियर अच्छा होता है, अगर घर में भी आप अगर ये सब चीजें करते हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वाणी पे कंट्रोल, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसी बातें बोल देते हैं और बाद में हमको रियलाइज होता है कि ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन तब बराबर। तक प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है। तो राइट, उस राइट। पे अगर कंट्रोल हम लोग ला पाए, तो अगर कुछ भी बाहर हो रहा है तो उस पे हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, उस बराबर। पे अगर कंट्रोल आ पाता है तो लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमारे घर में भी जो बच्चे हैं उनको बचपन से ही उस तरह का माहौल अगर देखने को मिलेगा, जो कि हम लोगों को नहीं मिला, तो उनके राइट। लिए बहुत अच्छा है कि उनको इस तरह की चीजें फेस नहीं करनी पड़ेगी। अभी अभी अगर मैं बैठता हूँ, अधिष्ठान के लिए बैठता हूँ दीदी, मेरा तो जैसे कभी छोटा नहीं है, तो वो 2 मिनट के लिए सही, लेकिन आंखें बैठती है 2 मिनट के लिए सही, आंखें क्लोज करती है, तो ये छोटा सा स्टेप है, लेकिन मेरे लिए वो भी अचीवमेंट की उसके ऊपर कुछ तो संस्कार हो रहा है। 2 मिनट ही सही। एक 4 साल के वाइब्रेंट लड़की या बेटे को, काफी वाइब्रेंट होते हैं वो, उनको ये सब चीजें नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो वर्कआउट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके शब्दों में अगर हम जानना चाहें तो विपासना आपके लिए क्या है? विपासना ध्यान साधना आपके लिए क्या है, आपके शब्दों में? ये एक्चुअली मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए है, सबके लिए जो जो इसको करेगा। कोई भी, अगर मैं सेल्स प्रोफेशन हूँ या पर कोई हाउस वाइफ है या कोई स्टूडेंट है, तो आपको इससे आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो सेल्स प्रोफेशन है, जो एजुकेशन एजुकेटेड वाले हैं या फिर बौद्धिक पर काम कर रहे हैं उनको ही बेनिफिट है, ये सभी के लिए है। क्योंकि कोई भी चीज अगर होती है, तो अपने शरीर पर ही उसका रिएक्शंस होता है। और हमने काफी इतने साल हो गए कि हम अ, बाहर की दुनिया में काफी मशगूल हो गए, लेकिन भीतर, हमारे भीतर क्या हो रहा है, ये हमको कभी नोटिस ही नहीं हो पाया। क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरे को राग आया या फिर मेरे को किसका द्वेष आया, उसका कुछ ना कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन पहले अपने शरीर में होता है, अपने चित्त में होता है, अपने मन में थॉट आता है, फिर वो वाणी में आता है, फिर वो वाणी से होके अपने शरीर पे आता है। तो ये काफी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस सभी के शरीर में होती है। तो इससे फायदा ये होता है कि इसको हमको जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं या फिर हम लोग विपश्यना साधना करते हैं, ये डेली करना चाहिए। डेली क्यों? कि जैसे बोलती है कि 5 सेंसेस है, जैसे कान हो गए, नाक हो गए, आंखें हो गए, स्किन हो गया, टंग हो गया। तो ये सब सेंसेस है। सो चौथा 6 सेंस है कि अपना माइंड है। तो हम लोग शरीर के लिए, अपने स्किन के लिए, बॉडी के लिए, हम लोग सभी सभी प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं या फिर टेक केयर करते हैं, लेकिन जो अपना मन है, जो माइंड है, जो हमसे काम करवाता है, उसके लिए हम लोग कभी अम, करते हैं, लोग साधना करते हैं, लेकिन जैसे कोई पूजा पाठ करता है, ये करता है, तो वो ऊपरी ऊपरी स्तर पे काम होता है। अगर आप शांति से विपश्यना साधना करो, जो काफी प्योरेस्ट फॉर्म में हमको मिली है इतने सालों बाद,
हमारे भारत में आई है, काफी पुरानी विद्या है। तो इसमें तुम काफी अलर्ट हो जाते हो, सजग होते हो, आपको आपके काम में ध्यान लगता है और बैलेंस रहते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा आपने बताया, ये अंतर मन पे काम करती है। कई बार हमको लगता है कि हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, यस क्योंकि यस। मन के अलग अलग स्तर है। बाहरी मन तो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जो अंतर मन है वो ऑटोमेटिक काम करता है। राइट। तो उसको ट्रेन करने के लिए, उसको सही दिशा में सही तरीके से वो रिएक्ट करे, तो उसके लिए ये साधना काम आती है। और एक्चुअली ऐसा होता है कि करना तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन डेली कर नहीं पाते हैं। लेकिन आप पिछले कई सालों से इसको कर रहे हैं रेगुलरली, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इसको रेगुलर बना सकते हैं अपने हाँ, जीवन में? मेरा एक्सपीरियंस में ये रहा कि अभी मैं तो सेल्स प्रोफेशन हूँ, तो सेल्स में काफी जगह पे कभी आउटडोर भी विजिट होता है, कभी बाहर होता है। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है कि इवनिंग टाइम में जनरली हम लोग बाहर ही होते हैं, क्योंकि हम लोग अभी जिस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। लेकिन मॉर्निंग जो होती है, जो सबे सुबह एटलीस्ट आप कहीं भी रहो, आप होटल में रहो या कहीं रहो, वो आप अपने बेड में ही होते हो। तो मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू हैव द विपश्यना साधना, बिकॉज आप एक रात की आप नींद हो जाती है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो मॉर्निंग में अगर आप कर पाते हो, 5 बजे उठो या फिर 6 बजे उठो। अगर किसी को 5 बजे हो जाता है तो दैट इज बेस्ट। अगर उसके पहले अगर आप उठ सकते हो 4 बजे, वो उससे भी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि नेचर वो टाइम में आपको काफी सपोर्ट करता है। क्योंकि काफी, अगर हम देखें नेचर को, अगर ऑब्जर्व करें, तो पंछी जो होते हैं, जो नेचर होता है, वो 4 बजे से ही उनका जो डेली रूटीन है वो शुरू हो जाता है। लेकिन हमने ये जो आधुनिक जो सिस्टम आया हुआ है अभी, हम काफी अनैसर्गिक जीवन जी रहे हैं अभी। मतलब रात में हम लोग 11 11:30 बजे सो जाएंगे, फिर इधर हम लोग लेट उठेंगे, तो वो आपका 6 7 घंटे का नींद भी नहीं पूरा होता है। तो मॉर्निंग मॉर्निंग में तो मैं तो बोलता हूँ कि हर किसी को, चाहे वो विपश्य साधक हो या ना हो, 6 बजे उठो तो अच्छी आदत है। अगर विपश्य साधक हो तो उनको तो मेरा ये सजेशन है कि आप तो 6 बजे उठ ही जाओ। अगर कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो भी स्टूडेंट्स है, उनको तो 5 बजे उठना ही चाहिए। अगर वो 5 बजे उठेंगे, एक 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 1 आवर्स का साधना करेंगे, तो उनका जो डे है पूरा बैलेंस रहेगा। वो जैसे 5 से 6 बजे करता है तो पूरा दिन उसको स्टडीज के लिए, या फिर 3 4 घंटा भी अगर मॉर्निंग में पढ़ाई करता है, तो मेमोरी काफी फ्रेश होती है मॉर्निंग में। तो उनको वो टाइम में तो, और खास करके जो भी प्रोफेशनल्स लोग हैं, जिनके जॉब जनरली 9 या 10 बजे से चालू होते हैं, वो भी अगर थोड़ा जल्दी उठ जाए, 5 या 5:30 बजे एक घंटा की साधना करे, तो अपने काम में वो फुल्ली बैलेंस फोकस माइंड से जाएंगे, काम कर पाएंगे, फोकस रहेंगे। तो मॉर्निंग में तो सभी ने करना चाहिए। शाम का थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, शाम का, क्योंकि काफी सारे लोग जैसे ऑफिस में जा रहे हैं, वो ट्रैवलिंग टाइम में होते हैं। अगर सेल्स प्रोफेशन हो तो मैंने ये नोटिस किया है कि मैं ज्यादातर टाइम 6 वाला जो टाइम है, 6 से 8 बजे तक ट्रैवलिंग भी होता हूँ, बाइक में या फिर कहीं बस में, ट्रेन में। वो पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन शाम का आप अगर थोड़ा डाइट कंट्रोल करो, थोड़ा सा हल्का लाइट डाइट रखो, 8 8 बजे या फिर 9 बजे खाना खा लो सोने से पहले, इफ पॉसिबल। क्योंकि जो स्टूडेंट है उन्होंने तो सुबह शाम करना ही चाहिए, क्योंकि उनका परिश्रम होता है, लेकिन उनकी बॉडी ज्यादा एनवायरमेंटल के अगेंस्ट में नहीं आती, वो थकते नहीं है। लेकिन काम वाले जो होते हैं, जो प्रोफेशंस है, उनको काफी सारी चीजें करनी पड़ती है। मतलब मेंटल वर्क भी होता है और फिजिकल वर्क भी होता है, तो बॉडी उतना रिस्पॉन्ड नहीं करती। लेकिन अगर आप विल पावर होए है और आपने मॉर्निंग में भी साधना की है, तो आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस रहती है। मैंने ये चीज नोटिस की, ज्यादा खर्च नहीं होती, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी खर्च होती है अधिक विचारों में, थॉट्स में। मतलब आप अगर घर में भी बैठे हो, अगर कंटिन्यूसली माइंड में थॉट्स आ रहे, तो आप ज्यादा थक जाओगे एज कम्पेयर टू दी बॉडी परिश्रम से। तो इससे बेनिफिट ये होगा, सुबह का तो करना ही है, सुबह का। शाम में आप जैसे 8 9 बजे तक खाना खा लो, और सोने से पहले भी अगर आप 1 घंटा कर दो तो दैट इज बेटर। अगर नहीं हो पाता है तो एक हाफ एन आवर डेली
करो तो क्या होता है कि वो जैसे हो जाता है, आप जैसे सोने के लिए जा रहे हो तो सोने से पहले ऐसा हो जाता है कि आपने अपने माइंड को पुश कर दिया है कि तुमको अभी ये करते करते ही सोना है। मतलब साधना अपने आप, जहाँ पे आपका बेड है वहां पे आप आधा घंटा बैठ जाओ टाइम लगा के, और फिर वैसे सो जाओ। तो जैसे आप सोओगे ना, तो माइंड में वही चलता रहेगा, और जब आप उठोगे तो उठने में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि माइंड एकदम फोकस और बैलेंस माइंड से सो रहा है। तो जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको लगेगा कि कब सुबह हुई आपको पता ही नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मॉर्निंग में जब हम साधना कर लेते हैं तो हम अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं, राइट। क्योंकि हम अपने फोकस के साथ जब रहते हैं तो हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है काम करने की। तो ऐसा नहीं है कि हम टाइम उसमें अलग से लगा रहे हैं, वो एक नहीं। इन्वेस्टमेंट की तरह है। वो टाइम एक इन्वेस्टमेंट की तरह है कि बाकी के जो समय है हमारा दिन का उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। और एक आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत विचार रहते हैं हमारे दिमाग में, तो एनर्जी हमारी वो वेस्ट होती है उसमें बहुत ज्यादा। अगर उसको हम इस साधना के थ्रू अगर कंट्रोल कर पाते हैं, दिमाग अगर शांत रहता है, तो वो हमारी एनर्जी को बढ़ाता ही है, जो कि अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो और कोई अनुभव आप शेयर करना चाहें इस विपासना से संबंधित आपके जीवन में? बस ये जैसे जब से मैंने किया है, मतलब प्रोफेशन में तो सक्सेस तो मिला ही है प्रोफेशन में। मतलब स्टूडेंट लाइफ में तो ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में इसका बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आप सोचोगे जैसे बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है, घर का एटमॉस्फेयर तो तुम्हारे कंट्रोल में होता है, लेकिन बाहर का एटमॉस्फेयर, ऑफिस का एटमॉस्फेयर आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपके जब जब भी आप जाओगे तो हर मतलब काफी सारी चीजें तुम्हारे अगेंस्ट ही होगी। मतलब तो वो तुमको माइंड को इतना आप ट्रेन कर पाते हो, अगर आप सुबह शाम की अगर साधना करते हो ना, तो आपको क्लियरली समझ जाएगा कि आपको कौन सी चीजें लेनी है, कौन सी चीजों पे फोकस करना है, कौन सी चीजों पे फोकस नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है, जो चीजें आपके मन में नहीं चाहिए, आप आदमी का ये स्वभाव है कि आदमी तुरंत ही रिएक्ट कर देता है किसी भी चीज के बारे में। अगर कोई चीज अगर आपके अगेंस्ट में हो गई सपोज, तो आप तुरंत ही रिएक्ट, वो नेचुरली हो जाता है। तो वो टाइम पे आप उसको एक मीडियम वे से ऑब्जर्व करोगे, उसके ऊपर आप सोचोगे, और एक मिड वे निकालोगे कि इसमें उसका भी कैसा भला हो और मेरा भी कैसा भला हो। जी। और बिल्कुल खास मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कॉर्पोरेट्स में या फिर कहीं में, बोलने की वजह से तुम्हारे काफी सारी चीजें सॉल्व होती है, और काफी सारी चीजें तुम अपने ऊपर ले लेते हो। मतलब अगर वाणी अगर आपकी कंट्रोल में है, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, वाणी अगर आपके कंट्रोल में है, तो 100 में से आप 70% जो आपके इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है, आप उससे कंट्रोल कर सकते हो। 30% वो तुम्हारा बिहेवियरल या फिर मिस्टेक्स होती है, लेकिन 70% चीजें तो आप अपनी वाणी से ही कंट्रोल कर पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग अपने आसपास देखते भी हैं कि वाणी पे कंट्रोल नहीं होता है, राइट, राइट। ये गलत तरीके से कर देते हैं, तो उससे कई लोग अपने रिलेशंस बहुत बिगाड़ लेते हैं। इवन अपने घर में ही लोग रिलेशंस ठीक से नहीं बराबर, मेंटेन कर पाते हैं, और बराबर। उससे पूरा जीवन उनका अस्त व्यस्त हो जाता है, किसी भी चीज में राइट, राइट। मन नहीं लगता है। तो वहां अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो वो एक बहुत अच्छी बात रहती है। तो बहुत अच्छा, बहुत सारी बातें आपने शेयर करी, बहुत जो कि जीवन के लिए बहुत अच्छी है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट में दर्शकों के लिए और श्रोताओं के लिए कोई आखिरी संदेश? आखिरी संदेश मेरा यही है कि जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे सबके साथ ना, क्योंकि मैंने 1998 में किया, उसके बाद मैं विपश्यना साधना करने के बाद मैंने 2 सेवाएं दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार जैसे मैं बेनिफिट हुआ हूँ वैसे सब बेनिफिट हो। क्योंकि ये मेरा था, और उसके बाद में जैसे हम लोग बोलते कि टाइम निकल गया पढ़ाई में, एजुकेशन में, बाद में करियर्स में इतना टाइम चला गया। हमेशा मैं भी यही बोलता था कि अरे यार टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अम, वो टाइम पे मैं, लेकिन मेरे जो टीचर थे, जो गौतम चिकटे जी थे चंद्रपुर के, उनसे मैं कांटेक्ट में रहता था, मेरी साधना नहीं छूटी। वो चीज कंटिन्यू करना चाहिए।
मेरी 2-4 चीजें जो साधक लोग हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है कि जो भी साधक है, खास करके स्टूडेंट लाइफ ये देश का नहीं पूरे विश्व का बेस है। जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ाई में है, ग्रेजुएशन में, 12th में, उनके पास टाइम है तो उन्होंने सुबह शाम की साधना करनी ही चाहिए। क्योंकि अगर वो फोकस रहते हो, बैलेंस रहते हो, अगर ऐसे आदमी जो साधक है, विपक्ष साधक है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में आते हैं तो सभी का भला होगा। खुद का तो भला आदमी करता ही है। जो साधक जो साधना करता है सुबह शाम की, पहले तो वो सबसे पहला खुद का भला करता है, खुद को बेनिफिट होता है क्योंकि वो बैलेंस रहता है, फोकस रहता है, अपने काम में ध्यान लगता है। जो खुद का भला होने की वजह से वो दूसरों का भी भला सोचता है। दूसरी चीज उन्होंने तो करना ही चाहिए, जो स्टूडेंट लोग हैं, बाकी जो भी साधक है, जो भी नए साधक लोग आते हैं, उन्होंने मॉर्निंग इवनिंग का साधना करनी चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि फैमिली में हो तो आपकी फैमिली बैलेंस रहेगी, जॉब में हो तो जॉब बैलेंस रहेगा। दूसरा चीज ये करना चाहिए कि अभी तो काफी सारे सेंटर्स अवेलेबल है। जो सेंटर्स है उसमें 1 डे का, 3 डे का, अगर 10 दिन का आप नहीं कर पाते हो तो 1 दिन का, 3 दिन की छुट्टी कहीं से भी मिल जाती है। अभी मेरा भी यही प्लान है कि मेरा काफी डिसकंटिन्यू हो गया था, तो अभी मेरा यही प्लान है कि वो डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। आप 1 दिन का करो, 3 दिन का साधना कर सकते हो, और साल में एक 10 दिन का कैंप आप अवश्य करो। 1 साल में नहीं तो 2 साल में करो, लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट है आप हमेशा उनसे बने रहो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे इस विषय पे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को भी काफी इससे हेल्प होगी। तो धन्यवाद।